पूरी मदद करेंगे भैया, हम पूरी सोच कोशिश रहे होगी। कि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मिशन आपका कर देंगे। अब जैम हो रहे हैं। आपकी शादी में हो सर, जाएगी। अभी तक चप्पल टूटल पहन के घूम रहे हैं इधर उधर से। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में, पक्का। तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ काम करें, और अगर हम आपकी मदद कर सकें, आपको आपके लिए एक आर्मी में रास्ता बना सके, तो हम पूरी कोशिश करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अब आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। मैं पंकज कुमार गया बिहार के रहने वाला हूं और मैं अम्बेडकर जाति अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करता हूं। सर, मैं अपना समाज में अम्बेडकर समाज में मैं फर्स्ट बार आर्मी को भर्ती देखा था, जिसने 3 से 4 साल हमने प्रैक्टिस किया, तो लास्ट एज में मेरा आर्मी का मेरा पूरा प्रक्रिया हमने पास कर, तो बोल दी भी है कि जिसको ऊपर अग्निवीर के मुकदमे होंगे वो जॉब में नहीं जा सकते। तो सर, मैं जाऊं कहाँ, मैं क्या करूं? सर, मेरे पास पैसा भी नहीं था दिल्ली आने के लिए। मेरे घर में 3 केजी चना था, वो चना बेच के आया जिसमें 90 रुपया मेरे पास था। करूं तो क्या करें सर? तो मैं आपको, हमारे मैनिफेस्टो में हम एक नई योजना लाए हैं, शायद वो आप जैसे युवाओं के लिए ही डिजाइंड है। उसको हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। मनरेगा में रोजगार का अधिकार मिलता है, मजदूरी का अधिकार, मजदूरी करने के लिए सरकार अधिकार देती है। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में 1 साल की गारंटीड जॉब मिलेगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये अप्रेंटिसशिप का रास्ता है, एक प्रकार से 1 साल की जॉब कम ट्रेनिंग हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकार देने जा रहे हैं। तो उससे आपको जॉब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? क्या नाम? मेरा नाम टंकाधर राउत है। मैं उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर, जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करेंगे या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, उनको यही नहीं मालूम कि उनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भैया आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले पिंकू कुमार गया। और दूसरी बात, मीडिया में आप यह बात कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मीडिया भी अदानी का। वेस्ट इंडिया कंपनी है, पहले ईस्ट इंडिया थी, अब वेस्ट इंडिया हो गई है। नमस्कार जी, बिहार के हो आप? मैं पिंकू कुमार, गया बिहार से, ओबीसी जाति। मैं वही जो भाई लोग बता रहे हैं, 1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं, नहीं जुट पा रहा है गार्जियन से आके। यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में खाना खाया जा रहा है, फिर लात मार के भगाया जा रहा है। फिर वही ट्रेन पकड़ के वहाँ भी टीटी भी घुसा मार रहा है, ट्रेन में जगह भी नहीं मिल रही है, बाथरूम के गेट पे सो के जाते हैं आते हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत हम लोग का नसीब ही का है सब। वही बात बताने आए हैं कि जो बीजेपी बता रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र होता है जो माँ पहनती है, वही बेच देगी कांग्रेस। तो हमने सोचा कि हमारा जो खाया है पैसा, जो 1.5 लाख युवा का जो हम लोग गिरवी रख के पैसा पढ़ाई कर रहे थे, संस्था में दिए, माँ का गहना बेचे और खेत का गिरवी भी धर दिए हैं सर, और उसका भी संस्था में पैसा जो अति भी कर दिए हैं। अभी तक गहना भी नहीं छूट पाया, नहीं अति भी छूट पाया है। तो और हम लोग का वही बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अति कर लेगा। तो हमने क्या कहा कि चलो आप लोग भी तो वही किए जो हम लोग को करना था, अति कर दिए, जो पेंडिंग युवा को अति बेरोजगार बना दिए। और वही हम लोग को गार्जियन बोलते हैं, जो बूढ़ा लोग है वहाँ गांव घर का, जो बोले कि गांधी युग में अच्छा शिक्षित लोग आ रहे हैं, उन लोग से जाकर मिलो। तो अभिलाष भैया हम लोग के साथ यूट्यूब द्वारा हम लोग को सहारा मिला, फिर कर्नल रोहित चौधरी सर हम लोग को फिर इतना अधिक पहुँचाए हम लोगों के यहाँ तक। और देखते हैं हम लोग आज अभी तक जगाए हुए हैं कि राहुल सर अब हम लोग को कुछ करे। हम लोग बहुत दर दर की ठोकरें गांव घर से, हम लोग को शादी भी हुआ, माँ का भी गहना नहीं बचा पाए, और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है, तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा, न पत्नी को हम अब मंगलसूत्र पहना पाए हैं। वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से का। वही सब ताने मारते हैं हम लोगों को जो, और पड़ोस तो खुश है कि हाँ चलो नकली फौजी यहीं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब शादी भी नहीं हो रही है, जो लाते थे कि चलो ये लड़का फौजी बन गया, अब वो भी नहीं ला रहा है कि अब तो ये नहीं बेरोजगार हुआ है, अब वो भी नहीं आ रहा है कि हाँ ये लड़का का शादी होगा कि नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया है। ये जो आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें आप लोग से, यही नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। आखिरी बात, ये जो बोल रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं, हमारी महालक्ष्मी योजना है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी है? सुनी है। पहली बार दुनिया की कोई भी सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है, और 10-15 हज़ार रुपए नहीं, 10-15 हज़ार रुपए नहीं, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान की सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के,
गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। तो मोदी जी को थोड़ी घबराहट है, इसलिए ये उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। सर तो हम मगर पूरी मदद करेंगे भैया, हम पूरी सोच कोशिश रहे होगी। कि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मिशन ये आपका कर देंगे, अब जैम हो रहे हैं। आपकी शादी में हो जाएगी। अभी तक चप्पल टूटल पहन के घूम रहे हैं इधर उधर सर। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में, पक्का। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जय मौर्य है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। तो जो विश्वविद्यालय में एक राजनीति का जो माहौल रहा है, तो उस पर मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की जो आबादी है, लगभग 50% जो आबादी है वो 30 साल से कम युवाओं की है। और जो राजनीति की जो युवाओं की राजनीति में जो पहली सीढ़ी है, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को माना जाता है। परंतु ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा और क्या चीज़ें रहेंगी? नहीं, मेरी व्यू है कि विश्वविद्यालय में इलेक्शंस होने चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। और मेरी थिंकिंग है कि ये जो विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति बंद की है, ये इसीलिए की है कि 90% जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, ये राजनीति में मतलब एग्रेसिवली ना आ पाए। तो ये तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो सक्रिय राजनीति है उसमें जो जातिगत आधार माना जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी, तो राजनीति में इसको कैसे शुरू किया जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीति में उतनी जगह दी जाए? इसमें देखिए एंड में क्या होता है, एंड में जो जिसकी पकड़ होती है, अब अगर वो ओबीसी है उसकी पकड़ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी पकड़ होती है उन लोगों को, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, जनरल कास्ट का हो, जिसकी पकड़ हो, जिसकी ज़मीन से पकड़ हो, उसको प्रमोट करना चाहिए पार्टी में। इस बार अगर आप देखें हमारी टिकट्स में हमने बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हमने दिए हैं, आदिवासी लोग दिए हैं, दलित तो देते ही हैं। तो तुम्हारी कोशिश है, बट मुझे लगता है कि नई जेनरेशन के लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, और हम आप लोगों के लिए जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम रुके हुए हैं कि आप जैसे लोग आएँ और हम आपको कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश का युवा है, वह किसी न किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है उत्तर प्रदेश में आकर के। इलाहाबाद, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और हर एक युवा उत्तर प्रदेश में एक नौकरी की आस से आता है, परंतु जो भी छात्र युवा वहां आकर के नौकरी की तैयारी करता है, उसको किसी न किसी भर्ती के नाम पे छला जाता है। छलावा इस प्रकार होता है कि पहले भर्ती के नाम पे आवेदन निकाले जाते हैं और आवेदन के नाम पे छात्राओं से फीस ले लिया जाता है, और आखिरी में जब चरण आता है परीक्षा देने का, तो परीक्षा देने के बाद छात्रों को बताया जाता है कि पर्चा लीक हो गया। इस तरह से एक छात्रों का एक शोषण किया जाता है। इस तरह क्या आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक का और भर्तियों में धांधली का जो मामला उजागर होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या यह बंद हो पाएगा कि नहीं? हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एक नया कानून लाएंगे। पेपर लीक में हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक नया कानून लाएंगे, सख्त कानून होगा, जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ ज़बरदस्त हम कार्रवाई कराएंगे। और दूसरी बात, ये नया फैशन बना है कि प्राइवेट कंपनियां एग्ज़ाम दे रही हैं, तो हम ये बंद कर देंगे और पब्लिक जो एग्ज़ाम्स हैं ये सिर्फ सरकारी दे पाएगी। तो ये दो हमारे आइडियाज़ हैं इस पर। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मैं आम किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर योग्य नहीं समझा जाता कि वो आर्मी में जाकर अपना योगदान दें, और मेरा सपना है कि मैं कमांडो फील्ड में जाके एक कमांडो बनूं। मेरा सवाल आपसे यह है
कि आप अग्निवीर महिलाओं के लिए और महिलाओं की भर्ती को लेकर सेना में आपकी क्या योजनाएं हैं, अगर आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में आती है? नहीं, देखिए, अग्निवीर को तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम खत्म कर रहे हैं, तो अग्निवीर को तो स्क्रैप करा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जो पहला सिस्टम था, जो परमानेंट सिस्टम था, पेंशन वाला सिस्टम उसको हम फिर से लागू करेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए, ये अंत में ये डिसीजन सेना का होता है, मगर मेरी पर्सनल राय है कि महिलाओं को भी सेना में एक्सेस मिलनी चाहिए और जगह मिलनी चाहिए। बट अंत में ये डिसीजन, ये सेना का डिसीजन है, और ये सेना को डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ, किस प्रकार से और कितनी महिलाओं को वो यूज कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में, वायुसेना में, नेवी में जगह सर, लेकिन अगर देखा जाए कमांडो की भर्ती में सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो कमांडो के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ी हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये मानसिकता ऑलरेडी है समाज के अंदर कि वो शारीरिक तौर पर सशक्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? आप आगे क्या करेंगे ताकि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी गेट खुल जाए? नहीं, देखिए, आजकल मॉडर्न वेपनरी के साथ शारीरिक मतलब इतना डिफरेंस, इतना असर नहीं पड़ता है। मॉडर्न वेपनरी के साथ जो काम, मतलब अगर आपने राइफल मारी, मैंने राइफल मारी, मतलब मरेगा तो दोनों से मरेगा, ये तो बात नहीं है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, कमांडो बन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो हम एवेन्यूज बनाएंगे और हम सेना से, पैरामिलिट्री से बात करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में जा पाएं। धन्यवाद सर। मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, थोड़ी सेंसिटिविटीज होती हैं, बट वो आर्मी के नॉलेज में है, तो वो उनका थोड़ा डिसीजन होता है, मगर हम जरूर उनको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जगह दें। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद फराज हुसैन। अरे नहीं, आ जाओ, नर्वस नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी आर्य है। मैं एससी समाज उत्तराखंड की लड़की हूँ और सर से मेरा यही सवाल है, सर, सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो रास्ते बंद हुए हैं उनको जारी रखने के लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले जाति जनगणना, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आबादी किसकी कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे और हर संस्था का सर्वे, तो देश को पता लग जाएगा कि देश में धन किसके हाथ में, कितनी आबादी है, किसकी है, किसके पास क्या है। पहला ये कदम। दूसरा कदम महालक्ष्मी योजना, जो मैंने कहा 1 लाख रुपए हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में साल के, 8,500 रुपए महीने के। अप्रेंटिसशिप का अधिकार, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी और 1 लाख रुपए साल के बैंक अकाउंट में। किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ, और मजदूरों का जो आज 250 रुपए मिलता है वो 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये जो पूरा का पूरा अदानी जैसे लोगों की इन्होंने मदद की है, इसको एक बार मतलब हम बदलें, और जितना इन्होंने इनको फायदा दिया उतना फायदा हम आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने की कोशिश करें। ये है हमारा प्लान। सर, जो उत्तराखंड की जो आर्थिक इकोनॉमी थी, वो हमारे यहाँ से 90% तो सारे जो है सारे अग्निवीर में, मतलब सेना के लिए काम करते थे। तो अभी जब से अग्निवीर आया है, हमारे जो नौ युवा हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, और कई लोग जो हैं अपनी जान भी ले लेते हैं। तो इसके लिए तो अग्निवीर को तो खत्म करेंगे, पर देखिए, मेन बात यह हुई है कि हिंदुस्तान में 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मदद की है। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये करेक्शन करना है, धन को ठीक तरीके से बांटना है, किसानों को देना है, मजदूरों को देना है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ब्रदर।
थैंक यू। हमारे बूथ से हमने जीता है, अलवर से ललित यादव जीत रहा है। देखिए, नहीं मैं बता रहा हूं, सुनिए, सबके जवाब तो नहीं दे सकते क्योंकि मुझे अगला प्रोग्राम भी करना है, मगर जो आपके सवाल हैं अगर आप लिखित में दे देंगे, हम हर सवाल का आपको जवाब दे देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और हमारी कोशिश होगी जो 1,50,000 लोग हैं उनकी हम मदद करें, उनके लिए हम रास्ता खोलें। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल जी अभी हम संविधान की शपथ लेंगे। सभी बैठे रहिए, संविधान की शपथ लेनी है। सभी बैठ जाइए, संविधान की शपथ लेनी है। साथियों, संविधान हम सबसे ऊपर है, संविधान की शपथ लेनी है, बैठ जाइए। राहुल जी आपसे निवेदन है, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अच्छा, जय हिंद साथियों। आज संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपके पास है। आपके साथ जननायक राहुल गांधी जी हैं और आप हमारा देश के भविष्य हैं। आपके कंधों पे बहुत बोझ है। संविधान की शपथ अपने दिल पर हाथ रख के लीजिए और मेरे साथ बोलिए। संविधान ने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मेरे साथ साथ पीछे बोलिए। संविधान ने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वायदा किया है। हम भारत के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर आधारित देश बनाने का संकल्प लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम संविधान की मूल भावना, आत्मा प्रस्तावना की शपथ लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित बनाने वाली विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता और बंधुता बढ़ाने के लिए सक्रिय रहेंगे। जय हिंद।